हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आज की वीडियो में बात करेंगे मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपनी लोगों का, और ये टॉपिक काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये वीडियो का आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इस वीडियो से बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आने वाला है। और इस सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे, उसके जो नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। वहीं से भी आप पढ़ सकते हो। नोट्स कहाँ से मिलेंगे? आपको डिस्क्रिप्शन में बस जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से पीडीएफ मिलेगी, आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप। सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत आसानी से यहां से समझ में आने वाला है, और वो वहां से पढ़ोगे भी बहुत बड़े तरीके से समझ में आएगा। और स्पेशली वो एसओएल डीयू के लिए है, बट ऐसा नहीं है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी की हो। टॉपिक अगर आपका है तो आपको भी हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, मेंबर समझ लेते हैं क्या होते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 में बता रखा है। देखो ये सेक्शन पहले आपको ढंग से अगर आप पेपर में लिख दोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसमें क्या है कि मेंबर वो होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर होता है। जब आपको पता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपनी का, तो वहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट होता है, चार्टर होता है कंपनी का, वहां पर सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। मिनिमम आपको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सब्सक्राइबर चाहिए, यानी कि जो साइन करेगा बंदा, वो पब्लिक कंपनी में चाहिए होते हैं कितने? पब्लिक कंपनी में आपका कितने चाहिए होते हैं? मिनिमम 2। और प्राइवेट कंपनी में, सॉरी, पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए होते हैं कम से कम मेंबर। यानी कि कंपनी एक्ट ये कहता है कि भाई अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है प्राइवेट, तो 2 मेंबर कहीं से लाओ, मेमोरेंडम ऐसे उसके साइन होने चाहिए स्टार्ट करते हुए। और वो सब्सक्राइबर जो होता है उसके नाम रजिस्टर हो जाते हैं एज अ मेंबर। कंपनी के रजिस्टर और मेंबर में उसका जब नाम रजिस्टर होता है उसे मेंबर बोला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कोई भी पर्सन हो सकता है, अगर उसका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में पहले से लिखा हुआ है, इन सब्सक्राइब्ड है पहले से ही, तो वो हु डिसाइड इन राइटिंग टू ज्वाइन अ मेंबर शैल बी मेंबर ऑफ कंपनी। जिसका नाम अंदर आ गया रजिस्टर्ड मेंबर से, और उसने डिसाइड करा कि हाँ मैं कंपनी ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं। मान लो मैंने कंपनी ने पहले उसका नाम रजिस्टर कर दिया, फिर वो डिसाइड कर दिया उसने कि हाँ मैं मेंबर बनने का तैयार हूं, तो वो भी मेंबर है। या कोई भी जो शेयर होल्डर होता है वो भी मेंबर होता है। हम क्या सोचते हैं, ज्यादा शेयर होल्डर ही मेंबर होता है। बिल्कुल सही बात है, शेयर होल्डर ही मेंबर होता है। जिसने कंपनी के शेयर खरीदे तो आप मेंबर बन गए कंपनी के। ठीक है, एंड हुज नेम इज इंक्लूडेड इन रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल ऑर्डर। उसका नाम डिपॉजिटरी में भी इंक्लूड है, क्योंकि जो शेयर खरीदता है ना, उसका नाम डिपॉजिटरी में भी। डिपॉजिटरी क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर शेयर उसके रखे जाते हैं। डिपॉजिटरी में क्या होता है? शेयर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में रखे जाते हैं, क्योंकि शेयर कोई ऐसा थोड़ी कि आप देख सकते हो, वो तो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में रखे जाते हैं। तो उसका नाम डिपॉजिटरी में रजिस्टर होगा और वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, वही मेंबर बन जाएगा। तो समझ आ गई बात? मेंबर, ये मेंबर कौन होगा? या तो उसने सब्सक्राइबर करा है, सब्सक्राइबर है जो स्टार्टिंग में उसने सब्सक्राइब कर दिया मेमोरेंडम एसोसिएशन में, या किसका नाम पहले से लिख दिया रजिस्टर मेंबर में, या फिर शेयर होल्डर। और 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेंबर बनने के लिए। एग्रीमेंट होना जरूरी है। बिना एग्रीमेंट के मेंबर कैसे बन जाएगा भाई? एग्रीमेंट बहुत जरूरी है ना। और साथ ही साथ उसका नाम रजिस्टर और मेंबर में एंटर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कहने से काम नहीं होगा। पहले तो दोनों के बीच, कंपनी और जो मेंबर बना जाता है उसके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई मेंबर बन रहा हूं, और ये टर्म्स कंडीशन होगी, और उसका नाम रजिस्टर भी होगा मेंबर में, तब वो मेंबर कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं द पर्सन हु वांट टू पार्ट ऑफ अ कंपनी। पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में एक लीगल कैपेसिटी होती है हर एक पर्सन को पहले, क्योंकि एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट में आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद। तो सेक्शन 11 में हर पर्सन को पहले कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के लायक होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट के लायक कौन होता है? पहले तो वो 18 साल से ऊपर हो। ठीक है, मेजोरिटी एज उन्हें अचीव कर लिया, 18 साल का हो या 18 साल से ऊपर हो। साउंड माइंड का होना चाहिए, क्योंकि माइंड अच्छे से हो कि वो सोच सके समझ सके। ऐसा ना हो कि वो सोच नहीं सकता समझ नहीं सकता, उसको सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और वो कोई लॉ के अंदर डिस्क्वालिफाइड पहले से ना हो। ऐसा ना हो कि वो जेल में है और आपने कॉन्ट्रैक्ट करे उसके साथ। और अब मैंने कुछ ऐसे बताया, मेंबर और शेयर होल्डर में अब डिफरेंस समझ लेते हैं। मेंबर कौन होता है, शेयर होल्डर कौन होता है? ज्यादातर मेंबर शेयर होल्डर ही होते हैं जो कंपनी के शेयर खरीदेगा। बट जैसे कि पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, जो सब्सक्राइबर होता है वो मेंबर मेंबर में जाता है। यानी कि अभी आपने शेयर नहीं खरीदे, बस आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टार्टिंग में साइन कर दिया कि मैं मेंबर बन गया, तो वो भी मेंबर है। जो नहीं कि उसने शेयर खरीदे हो।
बट सब्सक्राइबर था वो स्टार्टिंग में। तो मेंबर इज अ पर्सन जिसका नाम रजिस्टर हो गया मेंबर में। सेकंड पॉइंट में देखो क्या था, उसका नाम रजिस्टर कर दिया आपने मेंबरशिप में, एक्चुअल में वो मेंबर नहीं है, उसका नाम रजिस्टर हो गया। एक्चुअल मेंबर वो होता है जो शेयर होल्डर होता है, जो शेयर खरीदेगा। बट जिसका नाम आपने पहले से लिख दिया या जिसने अपने साइन कर दिया इनकॉर्पोरेशन में, तो उसे मेंबर ही बोला जाएगा। और जो मेंबर होता है सबसे बड़ी कैपेसिटी उसकी ये होती है कि वो जब मीटिंग में बैठेगा तो उसके पास वोटिंग पावर रहती है, कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं जैसे पार्लियामेंट में होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है। शेयर होल्डर मेंबर कब कहलाएगा, जिसने शेयर खरीदे है और उसका नाम अपने नाम से उसका रजिस्टर मेंबर में आ गया। ठीक है, ये केस में ये जो कराची ऑयल प्रोडक्ट और कुमार श्री नरेंद्र का केस यही था कि उसका नाम रजिस्टर मेंबर में एंटर ही नहीं हुआ तो उसे मेंबर नहीं बोला जाएगा। ठीक है, चाहे उसने शेयर खरीदे भी हो, लेकिन जिसका नाम रजिस्टर मेंबर में होगा इंक्लूड, तभी वो मेंबर है। फिर चाहे वो शेयर होल्डर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो रजिस्टर और मेंबर का मतलब क्या है, सेक्शन 88 में बता रखा है कि हर एक आपको रजिस्टर, कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है हर एक मेंबर का। जैसे कि क्यूटी का अलग, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर का अलग, डिवेंचर होल्डर का अलग, कोई भी मेंबर होगा। और मेंबर रजिस्टर के अंदर इंडेक्स और मेंबर होता है। इंडेक्स होता है ना कि 1 2 3 या नेम वाइज ABCD, तो ये कह रहा है कि नेम वाइज इंक्लूड करना जरूरी है। बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर एंड इंडेक्स मेंटेन बाय डिपोजिटरी, जैसे आपको पता है डिपोजिटरी में आपका जो शेयर होल्डर होता है उसका नाम रजिस्टर होता है, तो वो भी आपका मेंटेन करना जरूरी है। बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर, उसका बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं जो डिपोजिटरी में उसका मेंबर बनता है। फॉरेन रजिस्टर भी होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा, फॉरेन रजिस्टर का पूरा टॉपिक है। और ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्ट नहीं करना और रिटेन भी नहीं करना रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर, अगर वो नहीं कर रही है और वो हर एक ऑफिसर जो कंपनी के डिफॉल्ट में होगा वो पनिशेबल होगा, फिर वो 50,000 तो कंपनी का फाइन लगेगा ही लगेगा, 3 लाख तक जा सकता है वो। और अगर फेलियर कंटिन्यू रहा तो 1,000 रुपये हर दिन का फाइन लगेगा। सो वेयर द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कलेक्ट, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर मेंबर मेंटेन नहीं करती है तब उसका फाइन लगेगा। उसके मॉड्यूलिटी की बात करें या मेंटेनिंग की बात करें, रूल 3 और 5 में बता रखा है कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल में। वो क्या बता रखा है कि रजिस्टर मेंबर को आपने इंक्लूड ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। कि नेम ऑफ मेंबर, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, पैन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, फादर नेम, स्पोर्स नेम, सब कुछ वही जो आप लिखते हो। डेट कब बना वो मेंबर, सीसेशन कब हुआ, गारंटी क्या करी उसने, ऐसा इंस्ट्रक्शन कुछ भी, तो सब कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रूल 5 में क्या बता रखा है, कंसर्निंग द मेंटेनेंस विद आर्टिकल 88 ऑफ द रजिस्टर मेंबर, मेंटेन कैसे करना है। तो एंट्री जो है रजिस्टर मेंबर में आपने करी, रजिस्टर में विद इन 7 डेज आफ्टर अलॉटमेंट करनी है। यानी कि 7 दिन, जैसे कि आपने शेयर किसी ने खरीदा तो 7 दिन के अंदर, जैसे जिसको आपने अलॉटमेंट कर दी शेयर की, तो उसके 7 दिन के अंदर उसका नाम रजिस्टर होना चाहिए मेंबर के अंदर, मेंबर ऑफ रजिस्टर के अंदर। और रजिस्टर शैल बी हेल्ड एट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस अनलेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास। अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर रजिस्टर्ड रिसाइड। यानी कि अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया और उसने कहा कि रजिस्टर हम किसी एक सिटी में रखेंगे, तो रजिस्टर वहां रख सकते हैं, लेकिन तभी रह सकते हैं वेयर मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर रजिस्टर्ड है। अगर वहां पर टोटल मेंबर का 1/10, मान लो टोटल मेंबर है 10, तो 10 का 1, कम से कम एक मेंबर तो उस लोकेशन में रहना चाहिए, तब आप रख सकते हो वहां पर। ठीक है, अगर कोई का आपने फॉर फ्यूचर कर दिया किसी शेयर का, यानी कि उसको शेयर कैंसिल कर दिए या बाय बैक कर लिया, यानी कि खुद ही खरीद लिया अपने शेयर, ठीक है, या शेयर को बदल दिया, कॉन्सिलिएट कर दिया, शेयर की वैल्यू बदल दी, कुछ भी हो गया, मर्जर हो गया आपका कंपनी का, डीमर्जर हो गया, तो ऐसे चीज में आपको क्या करना होगा, आपको एक किसी को डुप्लीकेट और न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू करने पड़ सकते हैं। तो वहां पर आपको न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू करने पड़ेंगे और विद इन 7 डेज आफ्टर अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ कमेटी, उस तब जाके उसका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में चढ़ाना है। मान लो कि आपने शेयर को कैंसिल करा और फिर नए शेयर इशू कर दिए, तो फिर नए शेयर इशू करे उसके अलॉटमेंट के 7 दिन के अंदर आपको रजिस्टर्ड मेंबर में नाम चढ़ाना है। ठीक है, कोई भी आपने अप्रूव, कोई अपने मॉडिफिकेशन कर दी, मान लो किसी की डेथ होगी, किसी की इंसॉल्वेंसी हो गई, नाम चेंज हो गया, या नाम चेंज हो सकता है ना किसी का, तो नाम चेंज हो गया तो उसका भी आपको ऑल्टरेशन रजिस्टर में करनी ही करनी है। कोई करेक्शन कराई है उसका भी आपको रजिस्टर में करना है।
या कोई अगर सेबी का ऑर्डर आया कुछ कि भाई शेयर डिवेंचर के साथ कोई इंस्ट्रक्शन देनी है डिविडेंड की, वो भी लिखो उसके अंदर ही, डिविडेंड कितना दिया आपने, ठीक है, इंटरेस्ट कितना दिया। या इन केस ऑफ कंपनी हुज सिक्योरिटी अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और कोई किसी सिक्योरिटी अगर किसी ने प्लेज कर दी, किसी ने अपने किराए पे चढ़ा दिया, कुछ कर दिया, सो एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय प्रमोटर इंक्लूडिंग द नेम ऑफ प्लेज, यानी कि अगर किसी मेंबर ने, प्रमोटर ने अपनी सिक्योरिटी को किसी को प्लेज कर दिया, किसी को गिरवी रखने के लिए दे दिया, तो उसका नाम भी, जिसको प्लेज करा उसका नाम रजिस्टर में मेंटेन करना जरूरी है विद इन 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उसका नाम प्लेज वाले का, जिसको प्लेज करिए उसका नाम होना चाहिए। और इफ द प्रमोटर, प्रमोटर की बात करें, देखो स्पेशली अगर प्रमोटर ये काम करता है, अगर प्रमोटर ने ज्वाइंट वेंचर हैज एस्टेब्लिश ए ज्वाइंट वेंचर विद अनदर कंपनी, अगर किसी प्रमोटर ने कोई ज्वाइंट वेंचर एस्टेब्लिश करा है और कंपनी ने प्लेज कर दिया कोई भी सिक्योरिटी, ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ सच प्लेजेस, चार्जेस, कोई भी लीन करा है तो इन द रजिस्टर, तो वो भी आपने वही ज्वाइंट वेंचर का नाम भी रजिस्टर मेंबर में लिखना जरूरी है 15 दिन के अंदर, प्लेजेस जो भी करे आपने, ठीक है। ऑथेंटिकेशन की बात करें, अब रजिस्टर को ऑथेंटिकेशन कैसे करा जाए कि भाई ये सही है, इसको हम भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर, तो जो भी एंट्री करी इन सेक्शन 88 कंप्लायंस के साथ, वो ऑथेंटिकेट कौन करेगा, कंपनी का सेक्रेटरी सीएस या कोई भी ऐसा पर्सन जो बोर्ड अप्रूव करेगा। कंपनी सेक्रेटरी shall authenticate the entry in the foreign register by assigning a signature to each entry। फॉरेन रजिस्टर में भी वो ऑथेंटिसिटी एंड करेगा जब वो सिग्नेचर कर देगा हर एक एंट्री, अगर उसका सिग्नेचर हो गया तो वो उसका सही माना जाएगा। इंडेक्स और मेंबर की बात करें थे ना, इंडेक्स, इंडेक्स क्या होती है, देखो इंडेक्स बता रहेगा सेक्शन 88 सेक्शन 2 में बता रखा है वही, और रूल्स है कुछ उसके भी बता रखा है कि एवरी रजिस्टर में एक इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स में सफिशिएंट इंडिकेशन होना चाहिए ईच फोलियो टू अलाउ एंट्रीज रेलिवेंट टू द, जैसे कि आपने इंडेक्स करा कि भाई ए, अब ए से रिलेटेड नाम आ जाएगा कि अमित ये मेंबर है, ये वो मेंबर है, इसे फोलियो भी बोलते हैं, जैसे कि आपने जनरल फोलियो नाम सुना होगा कि भाई इस पेज नंबर पे आपको ये मिलेगा, ऐसे ही इन फोलियो होता है। इन केस नंबर ऑफ मेंबर लेस देन 50, 50 से कम है तो कोई इंडेक्स मेंटेन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा तो मेंटेन करना। सेवन द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दी उसकी एंट्री करनी है, तो वो भी नेसेसरी एंट्री इंडेक्स में होनी चाहिए, इंडेक्स में बताना चाहिए कि हाँ इसकी एंट्री इस पेज में। इंस्पेक्शन आपका कोई भी कर सकता है वो, ठीक है, और इंस्पेक्शन ऑफ द टाइम मस्ट बी ऑथराइज होना चाहिए। अब फॉरेन रजिस्टर की बात करते हैं ना, अब देखो फॉरेन रजिस्टर यहां पर बता रखा है, फॉरेन रजिस्टर क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझो। फॉरेन रजिस्टर, देखो फॉरेन रजिस्टर बड़ा सिंपल है कि रूल 7 में ये बता रखा है कंपनी मैनेजमेंट रूल में कि भाई कोई भी कंपनी हो जिसकी शेयर कैपिटल है उसको एक फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, जैसे कि एक इंडिया में करती है, इंडिया के साथ साथ एक उसको एक आउटसाइड इंडिया में भी एक ऐसा रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, जो हमने पीछे बात करी थी, जो भी डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर, शेयर होल्डर का जो भी है, ठीक है। कंपनी को वो रजिस्टर को फाइल करना है कि मैंने विद इन 30 डेज जब आपने वो फॉरेन रजिस्टर को ओपन कर लिया है, फॉर्म नंबर इस नंबर पे फाइल करना है फी के साथ साथ। और फॉरेन रजिस्टर जो है वो पार्ट माना जाता है प्रिंसिपल रजिस्टर का, यानी कि मेन रजिस्टर तो इंडिया में रहेगा लेकिन दूसरा एक रजिस्टर में मेंटेन करना है उसके जैसे ही आउटसाइड इंडिया में। फॉरेन रजिस्टर उसी फॉर्मेट में मेंटेन करके प्रिंसिपल रजिस्टर है, किसी भी तरीके से वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं फॉरेन रजिस्टर का, ताकि भैया एक रजिस्टर अगर खो गया तो भैया बाहर तो कर सकते हैं और उसको बताना जरूरी है, ठीक है, और वही दिक्कत है, ठीक है। तो वो सर्कुलेट कर सकते हो आप एडवर्टीजमेंट में उसका, फॉरेन रजिस्टर जहां पर है अगर वो क्लोज होने वाला है, इफ मानो फोन से आप बंद करने वाले तो उससे पहले आपको सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट से बताना पड़ेगा। इफ अ कंपनी कीप्स अ फॉरेन रजिस्टर इन एनी कंट्री द एप्लीकेबल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसीजन टू रेक्टिफाई द रजिस्टर इज बाइंडिंग, ठीक है, कोई भी अथॉरिटी डिसीजन हो सकता है कि भाई रजिस्टर को बाइंड कर सकते हैं आपके ऊपर, अगर रजिस्टर सही नहीं हुआ तो नाम आपका ही आएगा। जो भी एंट्री फॉरेन रजिस्टर में वो वैसे ही मेंटेन करके नहीं, जैसे कि उसमें कर रहे थे, कंपनी को एक कॉपी हर एक एंट्री की जो फॉरेन रजिस्टर में करी है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में 15 दिन के अंदर भेजनी होती है। जो फॉरेन रजिस्टर में आपने एंट्री कर दी वो यहां भी अपने एंट्री आपको भेजनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर। एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा फॉरेन रजिस्टर का, एंटर फ्रॉम टाइम टू टाइम एट दैट ऑफिस, एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड रखना पड़ेगा जो भी फॉरेन रजिस्टर में आपने रिकॉर्ड रखा है उसका। ईच डुप्लीकेट रजिस्टर शैल बी डीम टू बी पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर, सिंपल सी बात है,
अकॉर्डिंग टू प्रोविजन सेक्शन 88 सारे जो रजिस्टर आपने मेंटेन करे शैल बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्रिंसिपल रजिस्टर। जो भी आप रजिस्टर डुप्लीकेट मेंटेन कर रहे हो वो डिफरेंशिएट होना चाहिए, उसके अंदर ट्रांजेक्शन बार बार नहीं करनी है। नोट अंदर शैल बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रजिस्टर देन, ठीक है। द कंपनी में डिसकंटिन्यू द मेंटेन ऑफ एवरी फॉरेन रजिस्टर, कंपनी कभी बंद कर सकती है, तो सारी एंट्री जो हमने रजिस्टर में करी वो ट्रांसफर हो जाएगी किसके अंदर, टू सम अदर फॉरेन रजिस्टर। मान लो कि एक आपने फॉरेन रजिस्टर बंद कर दिया किसी कंट्री में, तो उसकी सारी एंट्री आपने दूसरे फॉरेन रजिस्टर जब ओपन करोगे उसमें कर देनी है ट्रांसफर, ठीक है। एंट्री वही होगी लगभग जो आप इसमें कर रहे हो। तो फॉरेन रजिस्टर को बस एक आपने मेंटेन करना जरूरी होता है कि अगर आपकी बाहर है, ठीक है, आपके भाई बाहर भी बिजनेस होता है तो इसलिए बाहर आपका एक फॉरेन रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, लेकिन वो प्रिंसिपल रजिस्टर से ही लेना देना है उसका। आप सारी एंट्री आपको प्रिंसिपल रजिस्टर में भी भेजनी है, ठीक है, वो 15 दिन के अंदर, अगर आपका बाहर बिजनेस भी है। एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी रखना फॉरेन रजिस्टर का, ये भी बता रखा था। अब बात करते हैं कि मेंबरशिप एक्वायर करने के क्या क्या तरीके होते हैं। बड़ा सिंपल है यार, वही मैंने हमसे पहले बात करी, मेमोरेंडम में अगर आपने साइन कर दिए तो एग्रीमेंट हो गया ऐसे ही माना जाता है, डीम्ड एग्रीमेंट माना जाता है, तो आप मेंबर बन गए। या फिर आपने शेयर खरीदना पड़ेगा, यानी कि आपने एप्लीकेशन दी कंपनी को, अलॉटमेंट हुआ आपका, फिर या तो आपने कोई ट्रांसफर कर दिया किसी से, आपने शेयर खरीदा किसी से, तो भी आप मेंबर बन गए हो, ठीक है। बाय कंसेंटिंग टू द ट्रांसफर, यानी कि कोई मर गया तो आपने उससे कंसेंट ले ली और आप ये माना जाएगा ट्रांसफर ऑफ अ शेयर, तो भी आप मेंबर बन गए। किसी की डेथ होगी तो आप उसके मेंबर बन गए, या आपको मेंबर बना लिया गया एस्टोपल के थ्रू, ठीक है, वही जो बात करते आपका नाम लिख दिया गया। या बाय ओनिंग द कंपनी शेयर एंड द नेम ऑफ इट एंटर बेनिफिशियल ओनर, वही चीज है ना कि आपका कंपनी की ऑन करे शेयर और आपका नाम बेनिफिशियल ओनर में डिपॉजिटिव रजिस्टर था, तो भी आप मेंबर बन गए। सो एवरी कंपनी जो कंपनी के शेयर होल्डर करेगा उसका नाम अगर डिपॉजिटरी में भी एंटर है तो वो मेंबर ऑफ अ कंपनी माना जाता है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो किसी के पास कंपनी के शेयर है पहले से ही और उसका नाम डिपॉजिटरी में भी रजिस्टर्ड है तो वो भी मेंबर बना जाएगा। एग्रीमेंट लेकिन राइटिंग में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। ये तो बात करी हमने, ये वाली एग्रीमेंट होना चाहिए राइटिंग में। उसके बाद जैसे कि अलग अलग चीज बात करे थे कि वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यानी कि आपने कंपनी के शेयर को पहले अप्लाई करना है, फिर आपका अलॉटमेंट होगा, तब आप मेंबर बन जाओगे। या कि ट्रांसफर हो गया शेयर का, सेक्शन 56 में कहा रखा है, एनी वही चीज लिखी हुई ना कि एनी इंडिविजुअल में बिकम मेंबर बाय परचेजिंग शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर। आपने शेयर खरीदा किसी से तो मेंबर बन गए, सिंपल। ट्रांसमिशन हो गया शेयर का। मेंबरशिप, ये कैसे मेंबरशिप है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है किसी की मेंबर की डेथ होगी तो उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गए ना, उसका नाम है किसी की शैल, उसका जो एग्जीक्यूटर है यानी कि उसका जो रिश्तेदार हो गए, वो उसका राइट है कि वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है शेयर अपने नाम से, तो वो मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। या एस्टोपल के थ्रू कि भैया आपने किसी का नाम रख दिया और उससे अप्रूवल ले लिया तो वो बन गया, ठीक है। अगर उसका नाम लेकिन रिमूव हो गया, ठीक है, तो भी वो फिर मेंबर हट जाएगा। होल्डिंग द शेयर एज बेनिफिशियल ओनर, वही एनी पर्सन अगर कंपनी के शेयर होल्ड करता है वो और उसका नाम डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में भी है तो वो मेंबर माना जाएगा। अब मेंबर कौन कौन बन सकता है, कंपनी एज ए मेंबर। क्या कंपनी किसी के मेंबर बन सकती है, देखो सबसे बड़ी बात है कंपनी एक लीगल पर्सन है, इट इज दैट बिकम अ मेंबर ऑफ एनी अदर कंपनी, तो बन सकती है। इट मस्ट बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी, क्योंकि वो कंपनी के लीगल पर्सन माना जाता है तो कंपनी बन सकती है मेंबर। कंपनी कैन नॉट, खुद पार्ट नहीं बन सकती वो। अब सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम मेंबर, सब्सिडरी कंपनी मेंबर नहीं बन सकती, कंपनी मेंबर बन सकती है लेकिन खुद नहीं आ सकती वो, खुद थोड़ी वोट डालेगी, ठीक है ना, मेंबर खाली बन सकती है। वेयर द सब्सिडरी कंपनी रिटेन शेयर, देखो सब्सिडरी कंपनी मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है कि अगर सब्सिडरी कंपनी किसी के शेयर रिटेन कर लेता है कोई लीगल और एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ होल्डिंग कंपनी डिसीज मेंबर, कोई कंपनी का मेंबर मर गया उसके शेयर होल्ड कर रहा है तो मेंबर बन सकता है वो, क्योंकि वो आप ही, क्योंकि वो कंपनी का मेंबर मर गया ना। या कोई सिक्योरिटी या सब्सिडरी ने ओन करके रखी हुई है खुद ही सिक्योरिटी, मान एज अ ट्रस्टी, ट्रस्टी बन गया वो रखवाला उसका। या इफ अ सब्सिडरी शेयर होल्डर बिफोर इट बिकम अ सब्सिडरी, सब्सिडरी से पहले वो शेयर होल्डर था। पार्टनरशिप फर्म एज मेंबर नहीं, पार्टनरशिप तो लीगल पर्सन होते नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर बन सकती है, बिल्कुल, क्योंकि वो लॉ में इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है।
HUF नहीं बन सकती क्योंकि वो मेंबर ही नहीं, वो बिल्कुल है ही नहीं, वो लीगल एंटिटी। NPO बन सकती है बिल्कुल, क्योंकि वो अलाउड है इन्वेस्ट करने में। फॉरेन एज ए मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर वो एलएनई, मतलब कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए वो। माइनर एज ए मेंबर नहीं, माइनर नहीं बन सकता, उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो माना जाता है, यानी कि शुरू से ही इनवैलिड माना जाता है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी रिटर्न एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन माइनर के साथ, कुड बी साइन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल मेंबर बना सकता है माइनर को। इंसॉल्वेंट एज ए मेंबर, देखो सिंपल सी बात है, इंसॉल्वेंट मेंबर बन सकता है एज लॉन्ग ही वाज ऑन द रजिस्टर, जब तक वो रजिस्टर था मेंबर, जब तक उसका नाम रजिस्टर है वोट डाल सकता है, बट उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं रहेगा शेयर में, वो शेयर उसको डिविडेंड नहीं मिल पाएगा, मेंबर रहेगा वो। पब्लिक ऑफिस, कोई अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का ऑफिस है, तो ये मेंबर कैन नॉट ऑन ऑन बिहाफ ऑफ सच ऑफिस, उसको शेयर, कोई ऑफिस है किसी का पब्लिक ऑफिस, वो नहीं बन सकता मेंबर। मेंबर के राइट आप यहां से पढ़ सकते हो, सारे वही राइट होते हैं यार। वोट डाल सकता है वो मीटिंग में, सारे सेक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवा सकता है, देखो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कराते हैं ना, उसको नोटिस मिलने का हकदार है। डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकता है वो, डिविडेंड बोनस शेयर, ऑडिटर को भी बना सकता है वो, ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है अगर कुछ, अगर कोई एनुअल जनरल मीटिंग कोई करवा नहीं रहा, ट्रांसफर कर सकता है अपने शेयर, ठीक है। सारी कॉपी जो ये मेन कॉपी है कंपनी की, वो सब अपने पास रख सकता है, ये वाली मिनट्स, एनुअल अकाउंट, रेजोल्यूशन सब। लाइबिलिटी क्या है कि उसको कॉल का पैसा देना पड़ेगा जो भी है, लिक्विडेशन में कंपनी का वो कंट्रीब्यूटरी बनेगा, पैसा उसको खुद देना पड़ेगा कभी कभार, जितना उसका पैसा बनता है। इफ शेयर हैव नॉट अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन द मेंबर मस्ट पे होल ड्यूज, अगर शेयर जो है कंसिडरेशन कैश, शेयर उसने कैश में नहीं खरीदे थे तो सारा उसको ड्यू खुद ही पे करना पड़ेगा। इफ स्टैट्यूटरी मेंबर ऑफ द कंपनी फॉल बिलो, अगर मान लो कंपनी की जो मेंबरशिप है वो जितनी होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं है, और वो 6 महीने हो गए उस बात को, तो हर एक मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। वैसे मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर गारंटी कंपनी का है तो भैया उसको सारे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जितनी उसकी गारंटी है, समझ आ गई बात, मतलब वही उसकी लायबिलिटी होगी, तो पैसा देना पड़ेगा जितना वो बनता है। आई होप इस समझ आएगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।